हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है थॉर्नडाइक के बारे में। उनका एक सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि आपके टेट सीटेट और बाकी टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज मैं पढ़ा रही हूँ थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, और ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम जो है वो आपके 3 प्रकार के हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जो गौड़ नियम है वो आपके 5 प्रकार के हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम और अनुरूपता का नियम, या फिर समानता का नियम, सादृश्यता का नियम, या फिर आत्मीकरण का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मुख्य नियम से। ठीक है, मुख्य नियम मैंने आपको पहले ये बता दिया कि सीखने के नियम जो हैं ये आपके 2 प्रकार के हैं, एक मुख्य नियम है और गौड़ नियम है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले मुख्य नियम से। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या फिर संतोष का नियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला तत्परता का नियम से। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया है, जो इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस नियम का नाम है तत्परता का नियम, है ना। तो तत्परता का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि जब बच्चा कुछ सीखना चाहता है ना, तो उसको सीखने के लिए पहले तैयार रहना चाहिए कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं, तो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए सीखने की, या तत्परता होनी चाहिए, तभी वो उस काम को आसानी से सीखेगा, जल्दी से सीखेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति या वो बच्चा तत्पर नहीं है उस कार्य को सीखने में, है ना, तत्पर नहीं है, तो क्या होगा, उसको सीखने में कठिनाई होगी। और इसी बात को थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया। यदि बच्चे की किसी कार्य में रुचि है तो वह आराम से सीख जाएगा और सुखद अनुभव करेगा, पर यदि रुचि नहीं है तो वह नहीं सीख पाएगा, है ना। कि अगर किसी बच्चे की किसी कार्य को सीखने में रुचि है तब तो वह सीखेगा, लेकिन अगर रुचि नहीं है तो वह नहीं सीखेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि कोई बच्चा है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है ना, बट उसको खेलना नहीं आता है, उसको रूल्स नहीं पता है, कितने खिलाड़ी हैं, बाकी क्या हैं उसको नहीं पता, लेकिन उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो उस कार्य को सीखना चाहेगा, वो उस गेम को सीखना चाहेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर तत्परता है उसको सीखने की। तो जब उसको सिखाया जाएगा तो वो बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी सीखेगा और बहुत इंटरेस्ट से सीखेगा। लेकिन उसी के विपरीत कोई ऐसा बच्चा है जिसको उस गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसको, तो वो सीखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो तत्पर नहीं है, तो उसको सीखने में कठिनाई होगी। जबकि जिसको रुचि है वो आसानी से सीख जाएगा। जैसे बच्चे गणित में रुचि है यदि किसी बच्चे को, और उसके सवालों को वो जल्दी सीखेगा, है ना, और अगर रुचि नहीं है तो नहीं सीखेगा। यानी कि किसी बच्चे को गणित में या विज्ञान या कंप्यूटर में बहुत रुचि है तो वह उस विषय के सवालों को बहुत रुचि लेकर सीखता है। लेकिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो आसानी से सवाल नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रुचि नहीं है, तत्परता नहीं है। तो इसी बात को थॉर्नडाइक ने अपने तत्परता के नियम में बताया। नेक्स्ट नियम है आपका अभ्यास का नियम। जैसे कि हम सभी ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि हम जितना भी ज़्यादा अभ्यास करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उतने ही हम परफेक्ट होते हैं, है ना। जैसे हिंदी में कहा गया है, अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, यानी कि आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। या कोई भी बच्चा है वो जितना अधिक प्रयास करेगा, मैथ्स में जितना अधिक प्रयास करेगा उतने सम सॉल्व कर पाएगा, है ना। साइंस में वो जितना अधिक प्रयास करेगा उतने डेरिवेशंस को लगा पाएगा, है ना। थॉर्नडाइक का मानना था यदि हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वह हमें आ जाता है, यानी कि बार बार करते हैं, यानी कि बार बार किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हम जल्दी सीख जाते हैं। और बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है, यानी कि किसी कार्य को जब हम बार बार करते हैं तो उसे ही अभ्यास कहते हैं। और बार बार अभ्यास करने से हम किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेते हैं। और इसी सिद्धांत को उन्होंने
यानी कि अपने सिद्धांत में उन्होंने बार बार अभ्यास को बहुत महत्व दिया, इसीलिए इसका नाम भी है अभ्यास का नियम। ठीक है, नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या फिर संतोष का नियम। श्रीमान थॉर्नडाइक जी ने बताया कि जिस काम को करने में बच्चे को आनंद आएगा वह काम जल्दी सीख लेगा। यानी कि कोई भी बच्चा है, अगर उसको कोई कार्य अच्छा लग रहा है, करने में उसको मज़ा आ रही है ना, जैसे कोई गेम है, गेम के थ्रू जैसे आप कुछ सिखाते हैं तो उस बच्चे को बहुत इंटरेस्ट लेके वो सीखता है, उसको बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो उस कार्य को सीखने में कठिनाई महसूस करता है और उस कार्य को आसानी से नहीं सीख पाता है ना। जिस कार्य के परिणाम बच्चों को आनंद देते हैं वह कार्य वह जल्दी सीखता है। यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसके रिजल्ट से उनको खुशी मिलती है, उनको आनंद मिलता है या वो संतुष्ट होते हैं, तो ऐसे कार्य को वो याद रखते हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है ना। उसके प्रभाव से उसे आनंद मिलता है ना, उसे संतोष मिलता है। तो क्या होगा, वो बच्चा जो है उस कार्य को सीख लेगा। लेकिन उसे असंतोष प्राप्त हुआ किसी कार्य को करके, है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, तो वो उस कार्य को सीखना नेक्स्ट टाइम नहीं पसंद करेंगे, ना ही उस कार्य को याद रखेंगे। तो किसी भी कार्य को करने में यदि उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है, उन्हें रुचि मिल रही है, तब तो वो उस कार्य को करते हैं। उसका परिणाम यदि संतोषप्रद है तब तो वो कार्य को करते हैं, अदरवाइज उस कार्य को भूल जाते हैं, सीखना पसंद नहीं करते। इसी को थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम में या फिर संतोष के नियम में बताया। तो चलिए चलते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम की तरफ। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम जो हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। हम शुरू करते हैं मनोवृत्ति के नियम से। मनोवृत्ति का नियम, जैसे कि इसका नाम है मनोवृत्ति, यानी कि किसी बच्चे की मनोवृत्ति कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा आगे सीखना पसंद करेगा। यदि कोई बच्चा है उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है सीखने की, उसके पसंद का विषय नहीं है, तो वो बच्चा सीखना नहीं चाहेगा। और अगर तब भी आप उसको सिखाएंगे तो उसको सीखने में कठिनाई होगी और आगे चलकर हो सकता है उसने जो भी चीज़ें कठिनाई में सीखी हैं वो भूल भी जाए। इसलिए बच्चों की सकारात्मक मनोवृत्ति के अनुसार ही उन्हें सिखाना चाहिए, है ना। कि बच्चा अगर किसी कार्य को करने में मन की इच्छा होगी तो वह उस कार्य को सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। यानी कि अगर वो किसी कार्य को करने में रुचि ले रहा है, उसकी इच्छा है सीखने की, उसके अनुकूल है कार्य, उसकी एज के अकॉर्डिंग है ना, उसके इंटरेस्ट का विषय वस्तु है, तब तो वो सीखेगा। लेकिन अगर उसका मन नहीं है और आप ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा या फिर आगे चलकर भूल जाएगा जल्दी ही, है ना। तो इसे ही मनोवृत्ति का नियम कहा गया। सेकंड है आपका बहुअनुक्रिया का नियम। जैसे कि इसका भी नाम है बहुअनुक्रिया, तो इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बहुत सी अनुक्रियाएं करता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके वो बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करता है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढता है, बट ऐसा सॉल्यूशन जिससे वो सेटिस्फाइड हो, जिससे वो एक सही परिणाम तक पहुँचे, उचित परिणाम तक पहुँचे, उसी सॉल्यूशन को वो चूज़ करता है ना। और इसे ही बहुअनुक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि वो बहुत सी अनुक्रियाएं करके उन अनुक्रियाओं से सही अनुक्रिया का चयन करता है और इससे वो सीखता है और किसी न किसी उपयोगी अनुक्रिया को चूज करता है और सही परिणाम तक पहुंचता है। यही है आपका बहुअनुक्रिया का नियम। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी कि अंशों में क्रिया करना, है ना। यानी कि किसी कार्य को एक साथ करने की बजाय हम क्या करें, उसको टुकड़ों में विभाजित कर लें, है ना। टुकड़ों में जब हम विभाजित कर लेंगे तो उसको आसानी से सीख पाएंगे, है ना, आसानी से सीख पाएंगे। जैसे कि हिंदी की वर्णमाला है, अगर आप हिंदी की वर्णमाला को एक साथ सीखना चाहेंगे कि कितने प्रकार हैं, स्वर भी हैं, व्यंजन भी है, एक साथ आप सीखना चाहेंगे तो आपको कठिनाई होगी। लेकिन आप इसको अंशों में पढ़ें, जैसे पहले आप स्वर पढ़ लें, फिर व्यंजन के बारे में पढ़ें, है ना। पहले स्वर पढ़ें, स्वर के प्रकार पढ़ें, फिर आप व्यंजन पढ़ें, व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़िए, है ना। तो ऐसे अगर हम अंशों में किसी चीज़ को बांट लेते हैं तो वो काम हमारे लिए ईजी हो जाता है और हमें सीखने में अच्छा प्रतीत होता है ना। हमें सीखने में कष्टप्रद नहीं होता और हम उस कार्य को आसानी से सीख लेते हैं जब हम उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। और इसे ही थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम कहा। नेक्स्ट है आपका अनुरूपता का नियम या सादृश्यता का नियम। जैसे कि
इसका नाम है अनुरूपता का नियम या फिर सादृश्यता का नियम। तो इसमें क्या होता है अनुरूपता के नियम में कि कोई भी व्यक्ति है उसके समक्ष जब कोई परिस्थिति आती है ना, किसी व्यक्ति के समक्ष कोई परिस्थिति आती है तो वो उस परिस्थिति का कंपेयर जो है अपनी पहली परिस्थितियों से करता है ना, यानी कि अपने सादृश्य परिस्थितियों का जो है वो अनुभव करता है कि अपने पूरे अनुभव के बारे में सोचता है ना, कि ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई थी तब मैंने क्या किया था, है ना, और अपने छोटे छोटे अनुभवों के द्वारा, प्रयत्नों के द्वारा उस परिस्थिति का अन्य परिस्थितियों से तुलना करता है और उसी के अनुरूप समाधान निकालता है ना, कि पहली कि अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से रिलेट करने की कोशिश करता है और उसी तरह समाधान निकालता है। तो यानी कि अनुरूपता का नियम इसीलिए कहा गया कि पहली स्थिति के अनुरूप वो अब जो है कार्य करेगा, उसी से सीखेगा, इसलिए इसे अनुरूपता का नियम कहा गया। इसे आत्मीकरण, सादृश्यता या समानता का नियम भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी नियम की तरफ, सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम में इसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, सहचर्य परिवर्तन यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अपने अनुभवों को जोड़ना, है ना, यह संबंध स्थापित करना जो है, इसे ही सहचर्य परिवर्तन का नियम कहा गया। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि परिस्थितियां भले ही डिफरेंट होती हैं बट क्या होता है, क्रियाएं जो है वो व्यक्ति क्रियाओं का स्वरूप जो है सेम बना रहता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी बातें तथा सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में कर सकें। यानी कि बच्चों के अंदर शिक्षक को अच्छी आदतें, सकारात्मक अभिरुचि, सकारात्मक चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए, नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे कि जब भी उनके सामने कोई परिस्थिति आए तो वो उन गुणों का प्रयोग उस स्थिति में कर सकें। ठीक है, इसे ही सहचर्य यानी कि एक स्थिति में दूसरी स्थिति की क्रियाओं को संबद्ध करना, इसे ही सहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक मछली ली, है ना, एक फिश ली और उसको अपने हाथ में ऊंचा लटका दिया। ये वो पिंजरे वाला नहीं है, ये दूसरा है, उदाहरण है सहचर्य परिवर्तन का। तो उन्होंने एक कैट को लिया, है ना, और कैट के सामने फिश को रखा। अब कैट के सामने फिश को रखेंगे तो कैट के लिए फिश जो है वो उद्दीपक का कार्य करेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिश लटकाया और उन्होंने कहा स्टैंड अप, है ना, फिश लटकाया और कैट के सामने बोला स्टैंड अप। तो और उन्होंने बिल्ली को दो पंजों पर मतलब खड़े होना सिखाया, है ना। ऐसे ही उन्होंने बहुत दिन ट्रेनिंग दी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्टैंड अप कहा। तो जब उन्होंने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने उसके जो बिल्ली के लिए फर्स्ट स्टिमुलस था फिश और दूसरा स्टिमुलस था उनका स्टैंड अप कहना, है ना। दो उद्दीपक हैं, ठीक है, ये दो स्टिमुलस हैं, ठीक है, और उसकी अनुक्रिया थी बिल्ली की क्या है, पंजों के बल खड़े होना, है ना, पंजों के बल खड़े होना उसकी जो है अनुक्रिया थी। तो एक स्टिमुलस का दूसरी स्टिमुलस से संबंध स्थापित हुआ, है ना, संबंध स्थापित हुआ और अनुक्रिया क्या हुई, पंजों के बल खड़े होना, है ना। तो क्या हुआ, एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक से संबंध स्थापित हुआ और अनुक्रिया जो है वो स्वाभाविक हुई, यानी कि सहचर्य स्थापित हो गया उद्दीपकों में। इसे ही सहचर्य परिवर्तन का नियम थॉर्नडाइक ने बताया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी दूसरे टॉपिक्स की डिमांड हो पढ़ने की तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे चैनल से फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।